हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CIZ प्लस। बहुत दिनों से स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे थे कि सर PPSC SDO की रिक्रूटमेंट आ गई है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप कब से स्टार्ट करा रहे हैं उनको सॉल्व करवाना। तो ये फर्स्ट लेक्चर है जिसमें कि हमारी एक सीरीज़ रहेगी, डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे इसी चैनल पर। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन SDO के जो एग्ज़ाम हुए हैं इन द पास्ट, उसके मैं आपको क्रिस्प वीडियो सॉल्यूशंस बताऊंगा। ये पहला लेक्चर है, ये है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का, जो SOM का अभी लेटेस्ट पेपर हुआ था PPSC के द्वारा 2021 में SDO का पेपर हुआ था। उसके मैं SOM के क्वेश्चंस आपको अभी छांट कर लाया हूं और वो क्वेश्चंस मैं आपको अब इसमें बताऊंगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी अगर आप SDO PPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टार्ट करते हैं। मैं बता दूं PPSC SDO की रिक्रूटमेंट 39 पोस्ट की निकल चुकी है, जो कि बहुत ही बम्पर रिक्रूटमेंट है। 39 पोस्ट एक अच्छा नंबर है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत हाई है, बट अच्छा नंबर है, क्योंकि इन द पास्ट मैंने देखा है कि 15 पोस्ट भी आती रही हैं, 20 पोस्ट भी आती रही हैं, तो 39 इज़ अ गुड नंबर। तो आपको इसकी प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। आपको क्या करना है, एक तो सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है उसका लिंक, और CIZplus.com पर जाकर सबसे पहले तो आप प्रीवियस ईयर पेपर का आप फ्री कोर्स डाउनलोड कर लें, जिससे कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे। आप CIZplus.com पर भी जा सकते हैं या CIZ Plus की एंड्रॉयड ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पेड कोर्सेज हैं, तो अगर आप हमारे साथ कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मैराथन पैक आपको मिल जाएगा PPSC SDO 39 पोस्ट के लिए, जिसमें आपको सभी स्ट्रीमलाइंड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे पूरे सिलेबस के, चाहे टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो। इसके अलावा आपको कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज मिलेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के, टेस्ट सीरीज मिलेगी, वर्कबुक मिलेगी। ये एक ऑल इन वन 100% एसेंशियल पैक है जो कि आप ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल भी चाहते हैं, आपके घर पे हम क्रिस्प थ्योरी के साथ बुलेटेड फॉर्म में जो बुकलेट्स हैं उसमें दी गई हैं। आपको 21 बुकलेट्स मिलेंगी, जिसमें कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सब कुछ है। इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये भी आप ऑर्डर करवा सकते हैं CIZ Plus की वेबसाइट पर जाकर। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है, ये सारे क्वेश्चन जो मैं आज आपको करा रहा हूँ ये PPSC 2021 एग्जाम के हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का, जो मैं देख रहा हूँ। इफ अ बीम इज सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट अलोंग इट्स लेंथ, देन द शियर फोर्स विल, ऑप्शन ए है, shear force will also have a constant value everywhere along its length, be zero at all sections along the beam, be maximum at the center and zero at the ends, be zero at the center and maximum at the ends। तो देखिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है, पहली बात तो ऑप्शन बी तो डेफिनेटली इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि अगर बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है अलोंग द लेंथ, इसका मतलब ये केस है प्योर बेंडिंग का। इसको हम प्योर बेंडिंग कहते हैं जब सभी सेक्शंस पर बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट रहता है, दैट इज कॉल्ड प्योर बेंडिंग। तो जीरो होगा। और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए भी है, ऑल्सो हैव अ कांस्टेंट वैल्यू एवरीवेयर अलोंग इट्स लेंथ, चाहे वो कांस्टेंट वैल्यू जीरो है। तो कुछ स्टूडेंट्स ने इसका करेक्ट आंसर ए भी कराया था, तो इसीलिए जो PPSC की रिवाइज्ड आंसर की आई थी उसमें उन्होंने ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों को ही करेक्ट कंसिडर कर लिया था, तो इसलिए ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए एज वेल एज बी। फिर आगे चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप फॉर अ इलास्टिक आइसोट्रोपिक मटेरियल इज 1, 2, 3 या 4। तो देखिए, आपको मैं यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। ये जो क्वेश्चन है ना, ये कई बार रिपीट हो चुका है और ये बार बार होता भी रहेगा रिपीट। अगर आइसोट्रोपिक मटेरियल की बात की जा रही है, आइसोट्रोपिक मटेरियल वो मटेरियल होता है जो कि सभी डायरेक्शंस में सेम प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करता है। तो ऐसे केस में हमारे पास वैसे तो 4 इलास्टिक कांस्टेंट्स होते हैं, बट अगर उन 4 इलास्टिक कांस्टेंट्स में से कोई 2 पता लग जाएं तो बाकी 2 पता लग जाते हैं। तो इसीलिए इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स कौन से हुए, ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ 2। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 2 इलास्टिक कांस्टेंट्स अगर पता लग जाएं तो आप कर सकते हैं, बाकी दोनों भी आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पर थोड़ी सी मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देना चाहता हूँ। ये देखिए, ये आइसोट्रोपिक मटेरियल है। अ मटेरियल इज सेड टू बी आइसोट्रोपिक इफ इट हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज इन ईच डायरेक्शन। द रिलेशनशिप क्या है, ये देखो, E इज इक्वल टू 2G अपॉन 1 प्लस म्यू या 3K इंटू 1 माइनस 2 म्यू, ये रिलेशनशिप है। सो एज सीन इन द अबव इक्वेशंस देयर आर अ टोटल ऑफ 4 इलास्टिक कांस्टेंट्स, 4 इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं।
So if we know two of them, then we can find other constants also. So therefore there are two independent elastic constants required to define stress strain relationship for an isotropic material. तो अगर आइसोट्रॉपिक मटेरियल है उसका आंसर रहेगा 2. बट एक और बात बता रहा हूं, अगर आपको क्वेश्चन में ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल मिल जाए, ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल में 9 इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स होते हैं. ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल होता है इफ इट हैज 3 डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस. तो याद रख लो ऑर्थोट्रॉपिक के लिए 9 इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स होंगे. और अगर एनाइसोट्रॉपिक मटेरियल है, एनाइसोट्रॉपिक मटेरियल होता है इफ इट हैज डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन एवरी डायरेक्शन. तो एनाइसोट्रॉपिक मटेरियल के लिए 21 इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स होते हैं. तो अब यहाँ पर आपको हो सकता है कि आने वाले पेपर में आपको आइसोट्रॉपिक की जगह वो ऑर्थोट्रॉपिक का पूछ लें या एनाइसोट्रॉपिक का पूछ लें. 9 और 21 याद रखना. ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है. अगर हाँ तो लाइक ज़रूर कर देना, और इस चैनल को अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर द स्ट्रेस इज 0, shear force is 0, बेंडिंग मोमेंट इज 0 या स्लोप इज 0. तो देखिए कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या होता है, जहां पर हॉगिंग से सैगिंग या सैगिंग से हॉगिंग जाते हैं. तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, बेंडिंग मोमेंट इज 0. ऐसे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर पर बेंडिंग मोमेंट को 0 कंसिडर करते हैं, हम 0 माना जाता है. आगे चलता हूं मैं. ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, बहुत ईजी न्यूमेरिकल है. अ कैंटिलीवर बीम of 6 meter span is subjected to a uniformly varying load as shown. The bending moment at the middle of the beam is. अब देखिए ये ना आपको एक यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड चल रहा है. ये 5 न्यूटन पर मीटर है, ये भी 5 न्यूटन पर मीटर है. टोटल स्पैन है 6 मीटर का. तो मिड स्पैन पर आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना है. 4 ऑप्शंस दी गई हैं, बहुत ईजी है, घबराना नहीं है. इसमें सबसे पहली बात तो रिएक्शन एनालिसिस करने की जरूरत ही नहीं है. मैं आपको देखो, मैं बिना कुछ लिखे ओरली आपको ये सॉल्व करके दिखाऊंगा, इसीलिए आपका टाइम भी बचेगा. पता लगेगा कि एसडीओ के पेपर में बहुत ज़्यादा टफ कैलकुलेशंस आती नहीं है. एक ये ऐसा क्वेश्चन है जो दिखने में थोड़ा सा टफ लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि इसकी कैलकुलेशन शायद ज़्यादा है, बट बहुत आसान है. देखो आपको मिड स्पैन पर सिर्फ राइट से ही चलना है. आप ये सोचो मिड स्पैन पर पहले तो आप इक्वल जो लोड लग रहा है, टोटल लोड कितना लग रहा है, ये ट्रायंगुलर लोड लग रहा है. तो ये 5 है, ये कितना है 3 मीटर है. सो टोटल लोड कितना हो गया, हाफ इंटू 5 इंटू 3. ठीक है, ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ट्राइंगल का यही होता है. तो हाफ इंटू 5 इंटू 3 कर दिया. उसके बाद ये टोटल लोड आ गया. अब ये टोटल लोड इसके ट्राइंगल के सीजी पर लग रहा होगा. तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस होगा 2/3 ऑफ 3 है ना, 2/3 होता है ना डिस्टेंस. तो ये टोटल 3 मीटर है, तो ये सीजी का डिस्टेंस होगा 2/3 ऑफ 3 मीटर, मतलब कि ये 2 मीटर रह गया. तो डिस्टेंस है 2 मीटर. लोड कितना था, हाफ इंटू 5 इंटू 3. तो हाफ के साथ 2 कैंसिल हो गया, तो 5 इंटू 3 बच गया. आंसर आ गया ऑप्शन बी, 15 न्यूटन मीटर, 15 न्यूटन मीटर. बहुत आसान है. अब यहाँ पर मैंने देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो इसका रिएक्शन एनालिसिस करना स्टार्ट कर देते हैं. अगर आप ये सब करोगे तो ऑब्वियसली अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो. एसडीओ का पेपर में टाइम बहुत एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करता है, क्योंकि 120 क्वेश्चन होते हैं, 120 मिनट्स आते हैं, तो हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट होता है. तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 15 न्यूटन मीटर. समझ गए ना कैसे करना है. चलो आगे चलता हूँ. अब ये फिर से एक न्यूमेरिकल है. अ सर्कुलर शाफ्ट वॉज सब्जेक्टेड टू टॉर्जन इनिशियली एंड देन सब्जेक्टेड टू अ बेंडिंग मोमेंट. इफ द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस एंड मैक्सिमम टॉर्जनल स्ट्रेस हैड सेम वैल्यू, देन द रेशियो ऑफ टॉर्क अप्लाइड टू बेंडिंग मोमेंट इज. तो अब इस क्वेश्चन में आपको ये 4 ऑप्शंस दी गई हैं, और ऐसे में आपको क्या फाइंड आउट करना है. देखिए यहाँ पर आपको बहुत इजी है. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सिंपल बेंडिंग थ्योरी इक्वेशन क्या होती है, m/i सिग्मा बाय y e/r. तो ऐसे केस में आपको सिग्मा बी यानी कि मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है. तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस ये होता है, बहुत ईजी है, m/z कर लेंगे सेक्शन मॉडुलस. और सेक्शन मॉडुलस कितना होता है फॉर अ सर्कुलर सेक्शन, इट इज πd³/32. और ये है टॉर्जन इक्वेशन. तो टॉर्जन इक्वेशन में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना निकलता है, 16t/πd³ है ना, यही होता है. तो यहाँ पर आपने वो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डाल दिया, बहुत इजी है. तो अब क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि m और t दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब आप सिग्मा b/t निकाल लेंगे, वो आंसर आ जाएगा 2.
बहुत इजी, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। इट इज जस्ट कि आपको बेंडिंग इक्वेशन और टॉर्जन इक्वेशन आनी चाहिए। अगर आपको बेंडिंग इक्वेशन और टॉर्जन इक्वेशन आती है तो आप यहाँ पर डायरेक्टली ये रेशो को कंप्यूट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलता हूँ। व्हेन अ मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू द shearing stress and direct stress in one direction, the major principal stresses are। अब देखो ये क्वेश्चन 4 ऑप्शंस हैं ऑफ ऑपोजिट नेचर, पॉजिटिव, इक्वल या जीरो। तो मैं इसको आपको बेसिकली ये समझाना चाह रहा हूँ कि हर क्वेश्चन ना आप विजुलाइज करके कर सकते हो। ये मोहर सर्कल का क्वेश्चन है। अब आपको एक मोहर सर्कल गिवन है, जैसे लेट्स से मैं एक मिनट, अगर लेट्स से ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। अब आपको सर्कल बनाना है। मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू shearing स्ट्रेस एंड डायरेक्ट स्ट्रेस इन वन डायरेक्शन। तो मान लो कि वन डायरेक्शन में टेंसाइल है, ये टेंसाइल हो गया और दूसरी तरफ जीरो लग रहा है। बट अगर shearing स्ट्रेस लग रहा है तो लेट्स से कि ये इतना नीचे चला गया और ये चला गया यहाँ तक ऊपर। अब एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो इसको आप डायमीटर मान लो। इसको डायमीटर मानकर जब आप सर्कल बनाओगे तो वो कुछ ऐसा बन जाएगा सर्कल। ठीक है, अब आप देख सकते हैं जो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं, एक तो ये वाला मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस हो गया जो कि टेंसाइल है, और ये वाला हो गया जो कि कंप्रेसिव है। सो द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर ऑफ ऑपोजिट नेचर, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑपोजिट नेचर। आप समझ गए ना कंसेप्ट को, बहुत ईजी है, ये आप विजुअलाइज कर सकते हो, ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ रट्टा भी नहीं मारना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ सॉलिड शाफ्ट एंड अ हॉलो शाफ्ट have same material, weight and length, both will have same strength and stiffness. Hollow shaft will have higher strength and stiffness than solid shaft. Solid shaft will have higher strength and stiffness than hollow shaft. या फिर solid shaft will have higher strength but lower stiffness than hollow shaft. तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, सबसे पहले तो मैं आपको याद करवा देता हूँ, मैं इसका फंडामेंटल भी आपको दूंगा, पहले तो याद कर लो कि जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, ये वाला, हॉलो शाफ्ट विल हैव हायर स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस देन सॉलिड शाफ्ट। अब ऐसा क्यों होता है? देखो क्वेश्चन में बोला गया कि सॉलिड शाफ्ट और हॉलो शाफ्ट का जो मटेरियल है, वेट है और लेंथ, ये तीनों सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हॉलो शाफ्ट का डायामीटर जो है वो ज़्यादा होगा, मतलब आउटर रेडियस ज़्यादा होगा, मतलब मटेरियल ज़्यादा फैला होगा। अगर रेडियल एक्सेस से देखूंगा मटेरियल ज़्यादा फैला होगा ना बाहर की तरफ, तभी तो लेंथ सेम है, वेट भी सेम रखना है, मटेरियल भी सेम रखना है। तो इसका मतलब जो हॉलो शाफ्ट है उसका मटेरियल ज़्यादा बाहर की तरफ होगा, क्योंकि अंदर वाला मटेरियल तो है नहीं ना, हॉलो है वो, क्योंकि उसका मटेरियल बाहर की तरफ फैला हुआ है। इसका मतलब इनर्शिया ज़्यादा होगा। अगर इनर्शिया ज़्यादा होगा तो स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी और स्टिफनेस भी ज़्यादा होगी। सिंपल, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। आउटर रेडियस ज़्यादा, मटेरियल ज़्यादा डिस्पर्स्ड है। अगर मटेरियल ज़्यादा डिस्पर्स्ड है तो इनर्शिया ज़्यादा होगा। इनर्शिया ज़्यादा होने से क्या होता है, स्टिफनेस ज़्यादा होती है और z ज़्यादा हो जाता है। अगर z मतलब सेक्शन मॉडुलस, अगर z ज़्यादा हो जाता है तो स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हम जानते हैं ना m = सिग्मा × z। तो z ज़्यादा होने से स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी और स्टिफनेस भी ज़्यादा होगी। तो इसलिए आपको याद करना है कि हॉलो शाफ्ट की जो होती है वो स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है और स्टिफनेस ज़्यादा होती है इफ़ कंपेयर्ड टू सॉलिड शाफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। अ कैंटिलीवर बीम हैज़ more than 2 supports, both ends fixed, both ends hinged, या one end fixed and other end free। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, one end fixed and other end free। बहुत इजी। ठीक है, तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें सभी स्टूडेंट्स टिक मार्क कर लेते हैं, इसीलिए इन क्वेश्चंस को मैं रैंक डिसाइडर नहीं समझता। तो इससे पहले जो कुछ क्वेश्चंस थे वो रैंक डिसाइडर थे। ये क्वेश्चन भी अच्छा था, बहुत ईजी। फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन L carrying concentrated load W at mid span, the maximum shear stress will be। तो 4 ऑप्शंस हैं। अब देखिए आपके पास अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका स्पैन L है और कंसंट्रेटेड लोड W है मिड स्पैन पर, तो मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस निकालना है। तो सबसे पहले तो मैक्सिमम शीयर फोर्स देखें। मैक्सिमम शीयर फोर्स होगी रिएक्शंस पर। रिएक्शंस कितने होंगे, W/2। ठीक है, क्योंकि अगर मिड स्पैन पर W लोड लगा है तो रिएक्शन हो जाएगा W/2। अब अगर आपको W/2 शीयर फोर्स है तो जो शीयर स्ट्रेस होता है वो होता है 1.5 टाइम्स
द एवरेज शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो अगर शियर स्ट्रेस निकालना है तो 1.5 टाइम्स एवरेज शियर स्ट्रेस, तो आपको W/2 तो शियर फोर्स थी डिवाइडेड बाय एरिया करेंगे, उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन चारों में से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें पहली बात तो कोई शियर फोर्स की बात ही नहीं की गई, आप सॉरी शियर फोर्स नहीं, एरिया की बात ही नहीं की गई, इसलिए चारों ऑप्शंस में से यूनिट्स किसी के भी ठीक नहीं बैठते हैं। डिवाइडेड बाय एरिया होना चाहिए था पहली बात तो, और W/2 डिवाइडेड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय 1.5, तो कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, इसीलिए इसकी ग्रेस मार्किंग कर दी गई थी, सभी को करेक्ट आंसर दे दिया, सभी को मार्क्स इसके अवार्ड कर दिए गए थे। बट आई होप आपको समझ लग गया कि ये सॉल्व कैसे करना था। आपको यू शुड रिमेंबर इज कि 1.5 टाइम्स द एवरेज शियर स्ट्रेस होता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो इसके साथ ही मैं सभी SOM के क्वेश्चंस जो कि थे वो आपको साथ डिस्कस कर चुका हूँ। ये जो क्वेश्चंस थे ये 2021 में SDO का एग्जाम हुआ था, उसके क्वेश्चंस हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के। तो अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ लग गए तो ऐसे ही मिलते जुलते क्वेश्चंस आपसे अभी भी जो रिक्रूटमेंट आई है उसमें पूछे जाएंगे। तो आपको ये क्वेश्चंस करने बहुत ज़रूरी हैं। ये टॉपिक्स अगर आपको नहीं समझ लगे तो आप इनको और ज़्यादा स्टडी करें। अब इफेक्टिव आपकी प्रिपरेशन के लिए CIZ+ लाया है मैराथन पैक, तो मैराथन पैक आपको काफ़ी हेल्प देगा। प्रोमो कोड आपको यूज़ करना है पंजाब20, तो पंजाब20 से आपको 20% ऑफ मिल जाएगा, ये आप यूज़ कर सकते हैं, और आप हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल भी हमारे से परचेज कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आप ऐसी और वीडियोस भी देखना चाहते हैं और डिफरेंट सब्जेक्ट्स भी मेरे साथ सॉल्व करना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना चाहते हैं, तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा देखना है। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।